नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई है बैठक। देश भर के बीजेपी के कार्यालय मंत्री और कार्यालय प्रभारी की बैठक बुलाई है। कल सुबह 10 बजे बैठक होनी है। बैठक में पार्टी के सभी महासचिव भी मौजूद रहेंगे। खबर दिल्ली से है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है। देश भर के बीजेपी के कार्यालय मंत्री और कार्यालय प्रभारी की बैठक बुलाई गई है। कल सुबह 10 बजे बैठक होनी है। बैठक में पार्टी के सभी महासचिव मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई। देश भर के बीजेपी के कार्यालय के मंत्री और कार्यालय के प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक में पार्टी के सभी महासचिव भी मौजूद रहेंगे। कल सुबह 10 बजे ये बैठक होनी है। कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया, लेकिन बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया, जिसके चलते विवाद से जुड़ा फैसला किसी मुकम्मल नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। हिजाब को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया है, लेकिन दोनों जजों का फैसला अलग अलग है। इस फैसले में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ की अलग अलग राय सामने आई है। सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है, जबकि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। दो जजेस का भी अभी डिसीजन आया है, तो 2 से ज्यादा का बेंच, चाहे 3 हो या 5 हो, चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो ऑर्डर लिया जाएगा चीफ जस्टिस द्वारा कि वो ये अब मैटर किस बेंच के सामने लगाया जाएगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के हवाले कर दिया गया है, यानी अब आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। ये बेंच 3 जजों की होगी या 5 जजों की, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि गुरुवार को दिए गए फैसले में दोनों जजों ने दलीलें क्या दी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपने फैसले में कहा कि लड़कियों को स्कूल के एंट्री गेट पर हिजाब को हटाने के लिए कहना उनकी गोपनीयता और गरिमा पर हमला है, साथ ही उन्हें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से दूर करना है। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के 75 साल बाद राज्य सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध क्यों लगाया, ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं पेश किया गया। ने अपनी राय दी है। एक ने, जस्टिस गुप्ता ने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने कि किस बिना पर अपील से डिसमिस करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह है कि वो तो उनका जजमेंट पढ़ के हमको पता चलेगा। क्या सवाल उठते हैं, क्या संवैधानिक सवाल उठते हैं, ये उन्होंने हमको बताया। वो संवैधानिक प्रश्न 11 उन्होंने हमको पढ़ के सुनाए। जैसे धूलिया ने कहा कि उनके ख्याल से ये जो सवाल था वो धर्म और धर्म के लिए क्या एसेंशियल है उसका नहीं था। ये सवाल जो था वो शिक्षा के अधिकार का था। ये सवाल था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। ये सवाल था धर्म के अधिकार का। दूसरे जज जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि इससे पहले के विद्यार्थी कॉलेजों में उच्च शिक्षा के लिए जाए, उसे अपनी धार्मिक पहचान के साथ नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता के दायरे में आना चाहिए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने आदेश में कहा, धर्म एक निजी मामला है, राज्य द्वारा संचालित धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में इसका कोई अर्थ नहीं है। कि ये जो फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट है, इसका कोई प्रभाव हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं पड़ेगा और हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा तब तक जब तक कि जो नई बेंच बनेगी उसका जो फैसला होगा उस फैसले तक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसी फैसले से प्रभावित होगा हाईकोर्ट का फैसला। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हिजाब
इसके लिए बैन कोई भी नहीं डिमांड कर रहा है। डिमांड उठ रही है कि महिलाओं को अपनी स्वेच्छा से तय करने का अधिकार होना चाहिए। उनको हिजाब पहनना है, हिजाब नहीं पहनना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह के नहीं पहनने, स्वेच्छा से अपना फैसला लेना, इस पर पूरी दुनिया में एक मत तैयार हो रहा है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेहतमंद प्रैक्टिस बताया है। इनका कहना है कि दोनों जजों ने अपनी अपनी बात रखी, हिजाब के पक्ष में और हिजाब के विरोध में दोनों की ही दलीलें एक्सेप्ट की गई। ये एक हेल्दी स्टेप है। जैसे अयोध्या वर्डिक्ट आया, उसमें 5 जजों की बेंच होने के बावजूद उसमें कोई डिसेंट नहीं था। तो उस नजरिए से अगर देखें तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि जजेस ने इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दोनों ही पक्ष अपने अपने नजरिए से देख रहा है। किसी को इसमें जीत का पहला कदम दिखाई दे रहा है तो कोई फैसले को अपने पक्ष में बता रहा है। लेकिन अब फिर से फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। अब बड़ी बेंच में नए सिरे से सुनवाई होगी, बहस होगी, दलीलें दी जाएंगी। उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत की बड़ी बेंच किसी नतीजे पर पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुकमा से खबर है, सीआरपीएफ के डीजी एसएल थाउसेन का दौरा है। सीआरपीएफ के डीजी एसएल थाउसेन पहुंचे हैं एलमागुंडा। आज रात जवानों के बीच रुकेंगे डीजी और कल जिला मुख्यालय में बड़ी बैठक होनी है। बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा भी शामिल होंगे। बैठक में नक्सल उन्मूलन अभियान पर चर्चा होगी। तो सीआरपीएफ की डीजी एसएल थाउसेन एलमागुंडा पहुंचे हैं। आज रात जवानों के बीच ही वो रुकेंगे। कल जिला मुख्यालय में बड़ी बैठक है। बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा भी शामिल होंगे और बैठक में नक्सल उन्मूलन अभियान पर चर्चा होगी। तो जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सत्यनारायण चांडक जुड़ गए हैं फोन पर। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दूं कि आज जो है सीआरपीएफ के जो डीजी हैं उनका दौरा सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित एलमागुंडा का रहा है और रात्रि जो है अभी एलमागुंडा में सीआरपीएफ के डीजी जो है वहां पर विश्राम कर रहे हैं। जवानों के साथ में दिन भर जो है जवानों के साथ में उन्होंने चर्चा की और चर्चा के उपरांत जो है वहां के अधिकारियों की बैठक की। उस इलाके में नक्सल गतिविधियों पर जो है विस्तृत रूप से जो है चर्चा की। उसके बाद जो आज जवानों के बीच ही रात्रि में एलमागुंडा कैंप में विश्राम करेंगे। वो घोर नक्सल प्रभावित कैंप है जहाँ पर 20 फरवरी को कैंप लगा था, जिसके बाद वहाँ पर करीब 1 महीने तक जो है नक्सल लगातार फायरिंग करते रहे। वहाँ पर उस इलाके में सीआरपीएफ के डीजी वहाँ मौजूद है, जवानों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। कल जो है जिला मुख्यालय में एक बहुत बड़ी बैठक जो है रखी गई है, जिसमें 3 जिलों के एसपी सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर, 3 जिलों के एसपी और सीआरपीएफ के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो डीजी हैं वो अशोक जुनेजा वो इस बैठक में शामिल होंगे। और आगामी नक्सल की क्या रणनीति होनी चाहिए, आगामी चुनाव को देखते हुए कहाँ कैंप स्थापित करने चाहिए, कहाँ पर जो है नक्सल विरोधी अभियान चलाते हैं, उस पर तमाम विषयों पर जो है कल चर्चा होगी। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। भिलाई से खबर है, भिलाई स्टील प्लांट में फिर भीषण हादसा हुआ है। ब्लास्ट फर्नेस 8 का वॉल उड़ गया है। कोक ओवन गैस लाइन में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्लांट में उत्पादन प्रभावित हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट और रेलवे के बीच बड़ी है तकरार। कोल अनलोडिंग मामले में बीएसपी प्रबंधन दोषी है, रेलवे का कहना। वहीं अधिक समय तक प्लांट में रैक रोकने का आरोप है।
रेलवे ने प्लांट की लेट लतीफी पर जुर्माना लगाया है। पहले बीएसपी प्रबंधन ने रेलवे पर आरोप लगाया था, रैक उपलब्ध नहीं करने का आरोप लगाया था। वहीं रायपुर से खबर है, कांग्रेस में संगठन चुनाव की तैयारियां तेज है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है और गौरव वल्लभ सूरज हेगड़े बने हैं पोलिंग एजेंट। मल्लिकार्जुन खड़गे के बने हैं पोलिंग एजेंट। छत्तीसगढ़ से भी प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी बने हैं एजेंट। अरुण सिंघानिया, सुमित्रा दत्त लहरे का नाम शामिल है इसमें। अर्जुन तिवारी और अरुण सिसोदिया बने हैं पोलिंग एजेंट। छत्तीसगढ़ में एक आईएएस अधिकारी और 2 कारोबारियों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। ईडी की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा और रमन सिंह के खिलाफ मानहानि के दावे की बात दोहराई और कहा कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी राज के घोटालों की भी जांच होनी चाहिए। आरोप लगाया था और प्रेस विज्ञप्ति उसका है कि ये सोनिया गांधी की एटीएम है, यही है ना उसके प्रेस विज्ञप्ति, गलत बोला हूँ? और दूसरा उन्होंने कहा 25 रुपया कोयले में प्रति टन कमीशन लेते हैं, ये 2 लाइन है। मैंने कहा इसको प्रमाणित करिए। अब प्रमाणित नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई, मानहानि दावा करेंगे। उस मामले में तो बोलना बंद कर दिया। अब वो दूसरी बात कहने लगे तो रमन सिंह जी आप अपने बयान से बदल क्यों रहे हैं? कमीशन खोरी आपके समय में आप खुद ही बयान दिए हैं कि 1 साल कमीशन मत लो, फिर 30 साल तक राज करेंगे। फिर नाम घोटाले में डायरी में नाम लिखा हुआ सीएम सर, सीएम मैडम और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट भेजे। तो दाएं बाएं मत करे, पूरा भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा उनके साथ है और ईडी जांच कर रही ना, ईडी जांच कर रही है तो ये सीएम सर कौन है क्यों नहीं बताते? ये केवल कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों, और कांग्रेस शासित राज्य में आए तो पिछली सरकार की क्यों जांच नहीं कर रहा हो? हम लोग डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, जनता के साथ हैं, जनता का विश्वास हमको है। और ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला, लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों? मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि उसके 2003 में 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई जो निर्वाचन आयोग को दी हो। मैं तो पहले ही बताया था कि मैं जब यूपी गया था मैं बोला छापा होने वाला है। आसाम गया था बताया था छापा पड़ने वाला है। अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो रहा है तो छापा पड़ने वाला है। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ है तो फिर यहीं स्थायी भी रहेंगे जब तक कि चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है, ये समझ गए हैं और इस कारण से इस प्रकार से इस सरकार को बदनाम करो, अधिकारी काम कर उसको संदेश दे दो कोई काम ना करे, ये संदेश और क्या है? अधिकारी कि हाँ आप छापा डाल रहे हो तो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम उसके बचाव नहीं है, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हो बार बार कि तुम काम मत करो। सीएम भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के हसौद में भेंट मुलाकात अभियान के तहत अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की जानकारी जनता को होनी चाहिए। नए जिले में काम की अपार संभावना है। योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। हर गौठान को सक्रिय कर गोबर की खरीदी करें। किसानों और ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाएं।
अंबिकापुर में न्यूज 18 खबर का असर हुआ है। शव वाहन नहीं मिलने का मामला है। मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फोन करने पर भी वाहन नहीं मिला था। शव को निजी ऑटो में ले गए थे मृतक के परिजन। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर अब कार्रवाई होगी। प्रभारी और सुपरवाइजर को हटाने का निर्देश दिया है। 1099 के प्रभारी और सुपरवाइजर अब हटाए जाएंगे। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये पूरा मामला। में फ़ोन करने पर शव वाहन की व्यवस्था नहीं हुई ऐसी जानकारी मिली, तो जांच के लिए आदेश हो गए थे और कमी उसमें अगर पाई जाती है, कारण जिसकी भी जिम्मेदारी थी, कमी तो स्वाभाविक है थी क्योंकि 3 गाड़ियां खड़ी थी, तो जिनकी भी जवाबदारी थी। बालोद जिले में पदस्थापना के बाद से ही कलेक्टर कुलदीप शर्मा एक्शन में हैं। वे लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया और भाटा और बैरी के केंद्र पहुंचकर उन्होंने धान खरीदी की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही साफ सफाई, पेयजल, शौचालय सहित अन्य सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। किया गया उसमें स्कूल, आंगनबाड़ी, गौठान, रीपा और इसके अतिरिक्त तहसील कार्यालय आदि का निरीक्षण किया गया। उसमें जो व्यवस्थाएं बेहतर कराई गई उनकी प्रशंसा भी की गई और जहां जहां कुछ कमियां थी उनमें सुधार करने के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो इसके तारतम्य यही था कि व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई सितंबर के आखिर में हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तक मानसून की विदाई नहीं हुई। धान की फसलें कटने को तैयार हैं। साथ ही सब्जी की फसलें भी बड़े पैमाने पर लगाई गई हैं, लेकिन रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में फसलों के नुकसान की आशंका भी है। प्रदेश से दूर पुरी के समंदर तट पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक का क्रेज देखा गया, जब प्रदेश की महिलाओं ने समंदर किनारे कबड्डी खेली और बाजी भी मारी। इतना ही नहीं, तट पर आई दूसरे राज्यों के लोगों को छत्तीसगढ़ संस्कृति के बारे में बताया। समंदर तट पर इस तरह की प्रतियोगिता को देखकर लोगों ने काफी आनंद उठाया। हम तो अभी उड़ीसा में है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किए हैं, जिसमें गिल्ली डंडा, भौरा बांटी, कबड्डी, खो खो और महिलाओं के लिए फुगड़ी का भी आयोजन किया गया है। हम चूँकि छत्तीसगढ़ में नहीं है, अभी उड़ीसा आए हुए हैं, भुवनेश्वर दर्शन के लिए आए हुए हैं, तो हम यहाँ भी सुबह कबड्डी खेले समुद्र के किनारे और अभी यहाँ पर फुगड़ी और उसके बाद खो का आयोजन किया जाना है और बहुत उत्साह और हम सब बहुत आनंदित हैं। और यहाँ पे प्रथम पुरस्कार हमारी गुड़गाहन वाली हेमिन साहू जी आई है और द्वितीय लटवा वाली हमारी बहन करमदा वाली हमारी बहन द्वितीय पुरस्कार प्राप्त की है और बहुत हम लोग आनंदित और प्रफुल्लित हैं और मैं छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।